Good morning, students. Welcome back to the online classes of zoology of KSM College, Aurangabad. And today we are going to discuss two important succession types based on the habitat. You must remember that in the last class we had discussed about succession, its basic types, and today we are going to discuss about two important succession types based on the habitat. तो इसमें से पहला जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द हाइड्रोसियर, यानी कि वो सक्सेशन जो एक जलीय वातावरण में हमें देखने को मिलता है। तो उदाहरण के तौर पर आज हम एक पॉन्ड इकोसिस्टम यानी कि तालाबीय पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे सक्सेशन होता है और कैसे एक तालाब धीरे धीरे एक जंगल में चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है, वो आज हम इस क्लास में जानेंगे। तो हाइड्रोसियर, बेसिकली हाइड्रो मीन्स वाटर एंड सियर रिलेट्स टू द सक्सेशनल स्टेजेस, मीन्स जो सक्सेशन या अनुक्रमण के जो स्टेजेस हैं उसको हम सियर्स कहते हैं और सीरल स्टेजेस कहते हैं। तो हाइड्रोसियर तालाब में हो सकता है, कुछ आप नदियों वगैरह में भी देख सकते हैं, झरनों में धीरे धीरे करके ये जो एरिया है जो वो चेंज हो जाता है इन अ फॉरेस्ट, जो कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी है इन हाइड्रोसियर टाइप ऑफ सक्सेशन। तो आइए जानते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोसियर सक्सेशन। तो इनिशियली किसी भी हाइड्रोसियर में यहाँ पे उदाहरण के तौर पर हम एक तालाब, मीठे पानी का तालाब यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें द इनिशियल पाइनियर स्टेजेस जो है वो है द फाइटोप्लैंक्टन्स। द फाइटोप्लैंक्टन्स को हम एक स्टेज, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज की तरह भी बोल सकते हैं। उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद हमें देखने को मिलता है द रूटेड सबमर्ज स्टेज। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स which have photosynthetic capability and they are unicellular organisms, and these phytoplanktons are in turn consumed by the zooplanktons. तो and even other types of animals like small fishes etc. तो फाइटोप्लैंक्टन्स तालाब में बहुतायत में पाया जाता है, और जब ये फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, ये फिर धीरे धीरे मर जाती हैं, इनका डिपोजिशन होने लगता है, इंक्लूडिंग द जू प्लैंक्टन्स, जिनका भी तादाद बहुत ज़्यादा होता है। ये ग्रो करते हैं, उसके बाद दे डाई एंड दे सेटल इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तो इससे भी धीरे धीरे क्या होता है कि जो तालाब का बॉटम में जो मास है वो बढ़ने लगता है, और there are many other plants which start growing like the रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज जो कह रहे हैं, जिसमें कि हाइड्रिला एक प्लांट है जो आप जानते होंगे कि हाइड्रिला प्लांट इज़ अ रूटेड एंड सबमर्ज्ड प्लांट। तो ये हाइड्रिला प्लांट भी इन पे थ्राइव करता है, ग्रो करने लगता है। द डिपोजिशन, द फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन डिपोजिशन जो हुआ था पॉन्ड में, वो नरिश करता है इन सारे प्लांट्स को, वो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, एंड देन दिस हाइड्रिला प्लांट दे स्टार्ट ग्रोइंग, एंड धीरे धीरे एक स्टेज आता है आफ्टर दिस रूटेड समर स्टेज, रूटेड बट फ्लोटिंग। तो आपने बहुत सारा प्लांट देखा होगा, जैसे कि कमल का जो पौधा है या वाटर लिली है, जिसको हम लोग कमल के पौधे को हम लोग जूलॉजिकल बॉटनिकल नेम उसका है
निलम्बो न्यूसीफेरा, या फिर बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं, जैसे कि आपका हो गया ट्रापा, पानी फल का जो प्लांट है। तो ये सारा प्लांट्स भी इवेंचुअली दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, वो लोग ग्रो करते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। और जो है इनका डेड एंड डिकेइंग मैटर भी तालाब में, जो ऑर्गेनिक मैटर वो तालाब में निरंतर जमा होता रहता है, और ये इंक्रीज़ करता है वहाँ का मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को, और इससे भी तालाब का डेप्थ धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। और ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ दिस बायोमास, देयर ऑर्गेनिक बायोमास देयर। इसी दौरान तालाब में बहुत सारे एनिमल लाइफ्स को भी देखे जाते हैं, जो कि इन्हीं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे थ्राइव करते हैं। जैसे उसके बॉटम ड्वेलर्स जो है, देर आर मैनी वर्म्स एट्सेट्रा, जो कि इसी पर जीते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। तो रूटेड फ्लोटिंग के बाद जो स्टेज आता है, दैट इज़ द फ्री फ्लोटिंग टाइप। तो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स क्या है? हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स, वो वैसे पौधे हैं जो पानी पर फ्रीली तैरते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। उनका जो जड़ है वो तालाब के मिट्टी में यानी कि बॉटम तक नहीं जाता है। और ऐसे बहुत सारे पौधे आप लोग देखे होंगे, जैसे कि वाटर हाइसिंथ, जो जलकुंभी का पौधा है, वो एक फ्री फ्लोटिंग प्लांट है। हालांकि ये एक न्यूसेंस है, इट्स एन एक्जॉटिक स्पीशीज़। फार्मर्स के लिए बहुत ही तकलीफ़देह है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और इन्वेस्टमेंट लगता है इस न्यूसेंस प्लांट को हटाने के लिए। तो ये पौधे भी जो है फ्री फ्लोटिंग टाइप में, और भी प्लांट्स हैं जैसे वाटर लेटस है, बहुत सारे और प्लांट्स हैं, अज़ोला वगैरह। तो ये फ्री फ्लोटिंग जो प्लांट्स हैं, ये भी अपना लाइफ साइकिल इवेंचुअली पूरा करते हैं। और जब भी ये डाई आउट होते हैं तो इनका भी ऑर्गेनिक मैटर पानी में जाता है, या उसके आसपास के तालाब के किनारे पर आकर के ढेर लग जाता है, और धीरे धीरे ये भी तालाब को भरने में अपना भूमिका निभाता है। जब तालाब एक रीज़नेबल डेप्थ तक धीरे धीरे भरता है, पानी का स्तर भी थोड़ा कम होता है, तो एक रीड स्वॉम्प स्टेज, मीन्स एक स्वाम्पी दलदली क्षेत्र में वो तब्दील हो जाता है। तो इसको हम रीड स्वॉम्प स्टेज कहते हैं। रीड स्वॉम्प स्टेज में हमको जनरली शैलो रूटेड यानी कि ऐसे पौधे दिखाई पड़ते हैं जिसका जड़ ज़्यादा मिट्टी में नहीं गया हुआ रहता है, ठीक है। तो रीड स्वॉम्प स्टेज के बाद जो स्टेज आता है, दैट इज़ द मार्श मीडो स्टेज। उसमें भी वैसे ही शैलो रूटेड वेजिटेशन हमको दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट आता है स्क्रब स्टेज, जिसमें कि हमको टेरेस्ट्रियल कुछ घास फूस वगैरह, आप तालाब के किनारे गौर किए होंगे कि बहुत तरह के लंबे घास की झाड़ियाँ उगी रहती है, तो ये सब सारे आपको स्क्रब स्टेज में आता है। और स्क्रब स्टेज जो है दैट इज़ फाइनली रिप्लेस्ड बाय द क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो कि है फॉरेस्ट स्टेज, जिसमें आपको कुछ बड़े पेड़ वगैरह इवेंचुअली उस एरिया में दिखाई पड़ जाते हैं। और इस प्रकार से जो तालाब जो है वो धीरे धीरे करके डिफरेंट सीरियल स्टेजेस को क्रॉस करते हुए एक फॉरेस्ट कम्युनिटी में चेंज हो जाता है। तो आपको जो मैं नोट्स मीन्स ऑनलाइन ई कंटेंट जो दूंगा, उसमें इसका डायग्राम है, तो आप लोग इसके डायग्राम को ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसका जो डिफरेंट स्टेजेस है उसका नाम अवश्य लिख लीजिएगा। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स भी दिया गया है, उस एग्जाम्पल्स को याद करने का कोशिश कीजिए, एंड देन मेंशन इट इन योर नोट्स। अब नेक्स्ट जो है जिसका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ द ज़ेरोसियर। ज़ेरोस वर्ड का मतलब है कि जहाँ पर मॉइस्चर यानी पानी की भारी कमी हो, और यहाँ पर
माने सूखा जो भी जगह है उस जगह को रिलेट करके बताया जा रहा है। और सियर या आर्च, जेरार्च या सियर दोनों ही वर्ड हम सक्सेशन को डिनोट करने के लिए बता सकते हैं, यूज़ करते हैं। तो जनरली जो ज़ेरो सियर होता है, अगर हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करें ज़ेरो सियर में, तो जैसे कि एक चट्टान पर या पत्थर पर या किसी ऐसे पहाड़ पर जहाँ चट्टानी इलाके में जहाँ पर पहले से कोई लाइफ फॉर्म नहीं है, बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑफ अबाउट द प्राइमरी सक्सेशन, तो वहाँ पर अगर सक्सेशन होता हुआ नज़र आता है कोई किसी भी स्टेज में, तो लेट्स से कि वहाँ का अगर पाइनियर स्पीशीज़ जो है वो, यानी कि ऐसा स्पीशीज़ जो पहली बार उस एरिया को इन्वेड कर रहा है, उस चट्टान के ऊपर अब ग्रो कर रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से द लाइकेन। तो अब जानना होगा कि लाइकेन क्या है। तो लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, मीन्स ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें दोनों ही एल्गी और फंगल पार्टनर को, यानी एल्गल कंपोनेंट जिसको हम लोग फाइकोबायंट कहते हैं और फंगल कंपोनेंट जिसको माइकोबायंट कहते हैं, ये दोनों आपस में बड़ा भाईचारे के साथ रहते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। द एल्गल कंपोनेंट, यानी जो एल्गी यानी काई है वो कंपोनेंट है, बिकॉज उसके पास फोटोसिंथेसिस है, तो वो उसके पास में क्लोरोफिल है, तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके जो भोजन है वो फंगल कंपोनेंट यानी माइकोबायंट को देती है, और माइकोबायंट इन टर्न जो मॉइस्चर है या मिनरल्स है एंड अदर सॉइल रिच न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके इस एल्गल पार्टनर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आपस में ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द पाइनियर स्पीशीज़ आर जनरली द लाइकेंस, जिसमें बहुत प्रकार के लाइकेन हैं। द क्रस्टोज लाइकेन, ये सब उदाहरण है। क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, ये सब सारे उदाहरण हैं, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाउ लाइकेंस के बाद हम देखते हैं कि मॉस स्टेज, बहुत जगह पे मेंशन किया रहता है कि मॉस स्टेज आता है। तो बिकॉज लाइकेंस क्या होता है कि ये ग्रो करता है और धीरे धीरे लाइकेंस के बॉडी से भी कुछ एसिड्स वगैरह कुछ केमिकल्स सेक्रीट होते हैं और धीरे धीरे जो चट्टान का जो मैटर है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो धीरे धीरे इरोड होने लगता है। और जैसे ही ये लाइकेंस मर जाते हैं तो ये इसके ऊपर ये एक प्रकार से एक बेस बन जाता है जिसपे कि नेक्स्ट जो सेरल स्टेज है, जो मॉसेस है, वो इस पे आसानी से ग्रो कर सकता है। उसी प्रकार मॉसेस जब अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं ग्रो करने के बाद अपना, तो वो एक बेड की तरह या एक एरिया बना देती है जहाँ पे दूसरे जो नेक्स्ट कम्युनिटी है, नेक्स्ट सीरियल स्टेज है, वो उस पर ग्रो कर सके। तो जो नेक्स्ट स्टेज जो उस पर ग्रो करती है वहाँ पे छोटे छोटे हर्बेशियस प्लांट्स है, इसलिए हम लोग इसको हर्ब स्टेज भी कहते हैं। कुछ हर्ब्स ग्रो करती हैं। द हर्ब स्टेज इज़ फॉलोड बाय द श्रब स्टेज, मीन्स वहाँ पे थोड़ा बहुत झाड़ियाँ वगैरह ग्रो करती हैं। तो और इन सब के ग्रोथ के दौरान एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि चट्टान जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है, या जो जड़ें हैं इन पौधों के वो चट्टान के कहीं पर अगर कमज़ोर है चट्टान तो उस पर पेनिट्रेट करके उस चट्टान को और ज़्यादा कमज़ोर करती हैं और इट कन्वर्ट्स एंड दिस प्रोसेस चेंजेस द मैटर, द हार्ड mineral matter of the compact matter of the rock into सॉइल मैटर, जो इसी प्रकार सॉइल का निर्माण होता है और बड़ा चट्टान जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है इसी प्रोसेस के दौरान। तो श्रब स्टेज के बाद जो फाइनल स्टेज है वो है फॉरेस्ट स्टेज, विच इज़ द क्लाइमैक्स स्टेज।
तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कैसे अनुक्रमण की प्रक्रिया हो रही है, कैसे एक चट्टान धीरे धीरे टूट कर सॉइल बना रहा है और वहाँ पर फाइनली एक फॉरेस्ट का निर्माण हो रहा है एज अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो आप लोग ज़ेरोसियर का भी डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर लीजिएगा, ये इंक्लूडेड है। जो भी स्टडी मटेरियल है, ई कंटेंट है, उसमें दिया हुआ है, उसके ज़ेरोसियर के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से ड्रॉ करके इसके बारे में लिख लीजिएगा, इसको समराइज़ कर लीजिएगा। और मैं कुछ होम टास्क भी दूंगा, उसको आप लोग घर पे कर लीजिएगा। तो आज हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट सक्सेशन टाइप्स के बारे में का नाम हम बता देते हैं। जैसे कि अगर यही सक्सेशन अगर किसी शुष्क बालू यानी डेजर्ट एरिया में हो, बालू पक के ऊपर हो, तो उसको हम सैमोसियर कहते हैं। अगर ये किसी सॉल्टी मीन सॉल्ट रिच एरिया में, जैसे समुद्र के किसी क्षेत्र में जहाँ पर नमक वगैरह, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हो, तो इसको हम लोग हेलोसियर कहते हैं। इसी प्रकार का डिफरेंट इकोसिस्टम्स के लिए कुछ कुछ स्पेसिफिक नाम बतलाए गए। जैसे सॉल्ट रिच है तो उसको हेलोसियर कहें, और सैंड है तो उसको सैमोसियर कहें। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देख करके, जो भी ई कंटेंट है उसमें देख करके, और जो भी प्रेस्क्राइब्ड बुक है फॉर इकोलॉजी, जैसे MC दास की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय MC दास, या कुछ और भी बुक्स है एस चंद पब्लिकेशन की। या अगर आप लोग और थोड़ा हायर लेवल पे स्टडी करना चाहते हैं तो इकोलॉजी बाय ओडम, ये आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोग इसी प्रकार जो भी प्रोफेसर द्वारा बताया जा रहा है वो टास्क को ज़रूर पूरा करें, और वीडियोस जो है वो ज़रूर देखें, और ऑनलाइन लेक्चर्स जो है उनको ज़रूर देखें और टास्क को पूरा करें। थैंक यू।